चलो ऑल सेट। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड किसी को पता हो तो बताए। इसका टाइम पीरियड क्या है? एग्जैक्ट तो नहीं होता, लगभग में ही बता दो। 25 से 17.5, 17.5 से 25, 3300 तक। हाँ नहीं, सही पढ़ा है आपने, 3300 तक भी। कुछ लोग 3300 भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो उन्होंने 1750 से 2500 BC ही लिखा है। सही। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ये सबको ही समझा देता हूं ये कैसे उल्टा होता है। ये जो कंसेप्ट होता है BC का और AD का, ये कितने लोगों को पता है? सबको पता है? BC और AD का कंसेप्ट सबको पता है? बताया था मैंने एक दिन, नहीं बताया था? हाँ बताया था मेरे ख्याल। मुझे बताओ ना, बताया था कि नहीं? भूल गए? देखो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि हम लोग आज जैसे 2022 में है, ठीक है ना, हम लोग 2022 की चर्चा करते हैं, तो 2022 किस चीज के बारे में, ये नंबर किस चीज को डिनोट करता है? ये नंबर डिनोट करता है ईसा मसीह के जन्म को, है ना, ईसा मसीह के जन्म को, कि उनके जन्म के 2022 साल हो गए हैं। ठीक, तो जिस समय उनका जन्म हुआ उसको 0वां साल मानते हैं हम लोग, 0, है ना, उसको 0 मानते हैं। और उसके बाद हमारा 1, 2, 3 एंड डॉट 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 2022। हम लोग क्या कह रहे हैं? आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। और सीधी सी बात है, इनके जन्म के पहले भी तो दुनिया रही होगी, तो उसको क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट की वजह से जब भी आप माइनस में 1 साल जाओगे, माइनस में 2 साल जाओगे, माइनस में 3 साल जाओगे, तो ये गणित नहीं है कि माइनस लगा दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां गणित की जगह माइनस या प्लस नहीं लगाते, बल्कि क्या साल के साथ लगा देते हैं 1 BC, 2 BC, समझ गए? यानी कि इधर का कार्यकाल चलेगा काय में? AD में या AC में, इधर का कार्यकाल चलेगा BC में। AD क्या है? AD का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी, एज पर दी NCERT इसको एनो डोमिनी बोलते हैं। इसका भी मतलब यही होता है बाद का, ठीक है, 0 के बाद का। तो जनरली आप यहां पर देखो, हम लोग चूंकि BC में है ना, ये भी BC में, ये भी, तो क्या हो रहा है आप सोच के देखो, हमारा BC लेफ्ट टू राइट चलता है नहीं? तो सीधी सी बात है, अगर 2500 हम यहां लिख देंगे तो इसके इधर ही तो 1750 कहीं आएगा, तभी तो ऐसे लेफ्ट टू राइट चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। और यहां जब AD में होंगे तो फॉरवर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो लिखने का ढंग वही है, बस समझने का तरीका है। गणित में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी करते थे 8वीं 9वीं क्लास में इस टाइप के। चलिए, तो हड़प्पा पे आते हैं सीधे घुमा फिरा करके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, किसी को आइडिया है? दयाराम साहनी ने करी। कब करी? 1921 में करी। कैसे करी होगी, क्या उनको मिला हो? रेलवे का काम चल रहा था, बिल्कुल सही बात है। और वहां पर वो गए तो उन्होंने देखा कि कुछ साक्ष्य मिले, फिर उसकी खुदवाई कराई। और आपको बता दें, इससे पहले ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हो चुका था, ASI का गठन हो चुका था। बाद में ASI के जरिए उसका एक विस्तृत उसके बारे में खंगाला गया, तो वहां से
बहुत सारी चीजें मिली जिससे पता चला कि एक नई सभ्यता है, एक सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिर्फ हड़प्पा नहीं है, इसके कई सारे नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लोकेशन है उसको पहले आप देख लो, वर्ल्ड में हमारी कहां मौजूद है। हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने भूगोल जिन लोगों ने पढ़ा वो जानते हैं कि हमारी एक नदी है जो इधर से होकर के ऐसे बहती है। कौन सी नदी है ये इंडस रिवर है, ये सिंधु नदी है। निकलती कहां से है, बोलो, भूल गए इतनी जल्दी? कहां से? तिब्बत, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। एंट्री किस जगह पे करती है, एंट्री किस जगह करती है भारत में? लद्दाख में करती है। जिस समय ये एंट्री करती है इसके दक्षिण में और उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला होती है? लद्दाख और जोस्कर। उसके बाद में जब ये पहुंचती है और पाकिस्तान में एंट्री करती है, वो कौन सा प्लेस होता है? किस स्थान पर? वेरी गुड, गिलगित के स्थान पर जाती है और उसके बाद जाके किस सागर में गिर जाती है? अरब सागर में। बाकी की नदियां भी यहां से होकर के यहां जाती हैं। ठीक है, ये जो नदियां जा रही हैं इनमें वो कौन सी नदी है जो जाकर के इससे मिलती है अल्टीमेटली? ये कौन सी नदी है जो अल्टीमेटली जाकर के सिंधु में मिल रही है? अभी हमारे पास ये जो रिवर जा रही है ये इंडस रिवर है। पढ़े नहीं हो, रिवाइज नहीं किए हो तब से? बोलो हाँ, नहीं किए, करना चाहिए। ये जो नदी डायरेक्ट जाती है ये कोई और नहीं, ये चिनाब होती है बेटा। चिनाब पहुंचती है, याद आ गया? आया? हाँ, अभी आ गया। अभी और सुनो, अभी तो तुम और सुनो, अभी और सुनो। झेलम, चिनाब, चिनाब थोड़ा ऊपर से ऐसे ऐसे करके निकलेगी। चिनाब मैंने उस समय सतलज को मिक्स करके बनाया था। मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि यहां पर अल्टीमेटली कौन सी नदी मिलती है जाके। हाँ, तो वो मैं बताना चाह रहा था। वहां से उद्गम तो अभी कई नदियों का करना है। तो यहां पर क्या, एक झेलम, चिनाब, रावी, रावी भी बाहर जाएगी। एक मिनट रुको, और सतलज कुछ ऐसे निकलेगी जैसे ये ऐसे जाके। ठीक, ये नदियां आप समझ में आ रही हैं? देखो यहां पर आपके सामने जो रिवर्स हैं, सबसे पहली रिवर ये दिख रही होगी, नंबर 1। ये जो नदी आकर के मिल जा रही है ये नदी कौन सी है? झेलम। ठीक है, दूसरी नदी आपको ये दिख रही होगी, ये कौन सी नदी है बेटा? चिनाब। ये तीसरी नदी आपको दिख रही होगी, क्या नाम है इसका? रावी, रावी नाम है इसका। रावी, रवि नहीं, रावी। कभी रवि मत पढ़ लेना, अंग्रेजी में रवि लिखा रहता है, पढ़ना रावी ही होता है। अंग्रेजी किताब पढ़ो लगेगा रवि है, नहीं, असल में नाम है रावी। ये जो चौथे नंबर पे जो रिवर दिख रही है ये कौन सी है? व्यास है। और ये जो फाइनली गई यहां, ये कौन है? सतलज है 5वें नंबर पे। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी की सारी जिस रिवर के अंदर मर्ज हो रही हैं, मतलब जो हेड रिवर है, इन सब की जो हेड रिवर है
वो ये है, ये हेड रिवर है इन सब की, ये हेड रिवर है, सारी नदियां इसी में जाकर के मिल जाएंगी। ये कौन सी है? चिनाब। तो अल्टीमेटली मिलन चिनाब का इंडस से होता है, ना कि सतलज या झेलम या किसी और का। और जिस जगह पर होता है, इस प्लेस का नाम और बताओ। हाँ सही बता रहे हो, मीठन कोट है, वेरी गुड। इस जगह का नाम है मीठन कोट। रिवीजन की बहुत कमी है। यही होता है जब आदमी रिवीजन नहीं करता, तो यही होता है, पठानकोट ही याद आता है। और फाइनली जाकर के ये नदी कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, फाइनली अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यहीं पर अगर मैं बिना वक्त गवाए पाकिस्तान भी बना दूं, तो चीजें और ज्यादा एग्जैक्ट हो जाएंगी कि पाकिस्तान में ये नदी कहां जा रही है? अरब सागर में गिर जा रही है। पाकिस्तान का बिल्कुल पड़ोसी मुल्क कौन सा है बेटा? ये जो मैंने बनाया ये क्या है? वेरी गुड। बस इतना ही याद रखो कि किसके पड़ोस में कौन, किधर, ऊपर नीचे। ये भूगोल में नक्शे अगर याद है तो बहुत सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। अभी आपने यहां पर जितनी नदियां पढ़ी उनमें 5 तो इंडस की सहायक और 6वीं इंडस पढ़ ली, 6 नदियां सबने पढ़ ली। एक 7वीं नदी और हुआ करती थी जिसका मैं जिक्र कर दूं, लगभग में इसका इस प्लेस पे कहीं उत्तराखंड के पास से निकलती थी, और उत्तराखंड के पास से निकल करके ये राजस्थान होते हुए जाकर के कहीं गिर जाती थी। ऐसे मान लो जैसे लूनी नदी आजकल कहीं विलीन हो जाती है, हाँ ऐसे ही कुछ ये भी विलीन हो जाया करती थी, ऐसी नदी थी। तो ये जो नदी है ये सरस्वती नदी है, जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वेद बताते हैं कि पहले थी, है ना। ये आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वेद बताते हैं कि पहले थी। तो ये जो बीच का एक इलाका आप देख रहे हो, एक तरफ सरस्वती एक तरफ इंडस, ये जो बीच का इलाका देख रहे हो यहीं कहीं है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपको जो मिलेगी उसका जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेस होगा जहां वो मिलेगी, वो कहीं ना कहीं ये वाला प्लेस होगा, बाकी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक, इधर इसके कुछ साइटें अगर आप देखो तो इसके अलावा महाराष्ट्र में 1-2 साइटें और मिली हैं, और यूपी में 1-2 साइटें मिली हैं एमपी से होते हुए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि हमारा बलूचिस्तान से कनेक्शन दिखता है, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन दिखता है, और वहां से सीधे बलूचिस्तान। तो एक ट्रायंगल सा फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखाई देगा। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ऐसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो खास बात यही है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकृति में दिखाई देती है वर्ल्ड मैप पे? तो ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय दिखाई देती है। यह क्वेश्चन आज भी चुका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। यहां तक कोई इशू हो किसी को? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नाम का एक प्लेस हमको मिला। सिंधु इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी यहां से गुजर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। इसी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है पाकिस्तान में ही, हमें वो मिला। हमें यहीं से एक और बड़ा महत्वपूर्ण शहर मिला, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो बल्कि, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में ही है। उससे भी हमें बहुत सारी चीजें यहां पर जानने को मिली हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो हमने अभी तक कितनी बात करी कि ये जो सभ्यता है ये करीब करीब अगर इसका कालखंड हम देखें तो कितने साल की है? ये लगभग 1000 से ऊपर ही है प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको बताऊंगा कि जो रिसेंट रिसर्च आई पिछले साल, उसके हिसाब से कुछ चीजें निकली जो कि 8000 BC की बताई जा रही हैं, जो कि हड़प्पा वाले प्लेसेस से मिली हैं। तो अगर नया इतिहास लिखा जाएगा रिसेंटली वाला मिला करके, तो हड़प्पा सभ्यता 8000 BC से चल रही है। 8000 BC का मतलब यह हो गया
नव पाषाण काल में भी हड़प्पा सभ्यता थी। डेट बहुत रेयर होती है, डेट को लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आप डेट में बहस कर जाओगे किसी से तो कोई ना जीतने वाला ना कोई हारने वाला। हाँ, एनसीईआरटी ही एकमात्र सोर्स है जिसको आप एक्सेप्ट करो, बाकी किसी को मत करो। हाँ, अच्छा, वो पूरा न्यूलिथिक उन्होंने बताया। अच्छा, नई वाली एनसीईआरटी में। अच्छा, नहीं नहीं, नई वाली में उन्होंने अपडेट किया होगा, क्योंकि ऐसा है ना, आज भी हमको हर साल मैं पढ़ता हूं अखबार में, कहीं ना कहीं से मेसोलिथिक की कोई चीज मिल जाती है, नियोलिथिक की कोई चीज मिल जाती है, हर साल अखबार में आता ही है। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास रिसेंट डेटा आया उन्होंने उठा करके कालखंड अपने हिसाब से बदल दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो डेट है ना, ये टाइमलाइन जो है, ये बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, और यही कारण है कि डेट को ज्यादा पूछा नहीं जाता है। आप पेपर उठा करके देख लेना, डेट पुराने जमाने में बहुत पूछते थे। अब जो रिसेंटली पिछले 10 साल का दौर है, इसमें आप देखोगे डेट नहीं ज्यादा पूछी गई है। उसके पीछे रीजन यही है कि अब रिसर्च की जो स्पीड है वो थोड़ी बड़ी है, और इसकी वजह से हर रोज कुछ ना कुछ नया डेटा आता रहता है। हड़प्पा में आज भी खुदाई चल रही है, आज भी रिसर्च होती है हड़प्पा के अंदर, आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां जुटी पड़ी है खोदने में, निकालने में, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप डेट पर ना जाओ, बट ये देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें टाइम के हिसाब से चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मेसोलिथिक, नियोलिथिक अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाना जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक जहां से चेंज हो जाए, जहां से लोगों का रहन सहन बदल जाए, जहां से लोगों की आदतें बदल जाएं, उनके काम करने का तरीका बदल जाए, उनके खाने पीने का तरीका बदल जाए, इतिहास वहीं से बदल जाता है, और उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे भी। ठीक। और सबसे पहले हमने चूंकि 1921 में, जैसे कि पहले ही बताया, हड़प्पा की खोज करी। किसने करी थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने करी। ऐसे ही ठीक इसके अगली साल 1922 में मोहनजोदड़ो, इसकी भी खोज हुई। और राखलदास बनर्जी, इसकी खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो एक पिक्चर भी आई थी ऋतिक रोशन की, सबने देखी है? नहीं देखी है? अच्छी पिक्चर है। उसमें बहुत हद तक उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे सिटी प्लान्ड है, कैसे व्यापार हो रहा है, कैसे इंटरनेशनल रूट पर सामान जो है बेचा जा रहा है, कैसे मोहरों का यूज कर रहे हैं। लगभग बहुत सारी चीजों का यूज आप देखोगे उस मूवी में इन लोगों ने दिखाया है, मोहनजोदाड़ो में, है ना। हमसे देखने को मिलते हैं। जैसे हमने सबसे पहला नाम तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए रख दिया क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया इस सभ्यता का वो एक ही था। कौन? हड़प्पा। तो इसलिए हमने इसका नाम सबसे पहले तो रख दिया हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का नाम हमने रख दिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने और ज्यादा जब आसपास के क्षेत्रों को जब खोजा तो पता चला कि ज्यादातर शहर सिंधु नदी के किनारे ही बसे हैं। जब हमें यह पता ज्यादातर शहर सिंधु नदी के बगल में ही बसे हैं, तो फिर हमने कहा ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता है। हमने तो ये बोल दिया, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया। बाद में क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा और चीजें पता करी तो हमने देखा राइट हैंड साइड में सरस्वती नदी, जैसा अभी मैंने बताया, और लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंधु नदी, और इन दोनों के बीच में मैक्सिमम पार्ट है हड़प्पा का। जो मेजर पार्ट आपको दिखाई देगा वो सरस्वती और सिंधु के बीच में दिखेगा। सरस्वती और सिंधु दो नदियों के बीच में। कुछ लोगों ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला है, ध्यान रखना। कुछ लोगों ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम भी दिया है। अच्छा, कल मैं एक चीज बता रहा था आपको, एक ओवरव्यू दिया था कि शुरुआत में लोग स्टोन का यूज कर रहे थे, स्टोन के बाद वो मेटल पे आए। पहला मेटल यूज किया कॉपर, तो चैल्कोलिथिक एज आई थी हमारी। कॉपर के यूज के बाद उन्होंने क्या किया, कॉपर में टिन को मिलाना स्टार्ट किया,
और वो ब्रॉन्ज बनाने लगे। तो एक्चुअली में जो ब्रॉन्ज एज है वो यही है, यही वो एज है जहां पर कांसा बना रहे लोग। तो इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। इसीलिए हम इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ब्रॉन्ज बनता कैसे, इस बात को जरूर ध्यान रखना। कॉपर में जब टिन मिलेगी, अच्छा ये लोग टिन की खोज कहां से की है, टिन कहां से लाते थे, तो जो अभी तक का इतिहास पता उस हिसाब से लोग टिन अफगानिस्तान से लाते थे। और एक और जनरली हमने आपने खुद नाम बना दिया, जबरदस्ती का नाम बता दिया कि अभी तक सब कुछ गांव वगैरह हो रहा था, पहली बार कोई सिटी मिली है। तो हम इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो नाम के लिहाज से देखो तो इसके 5 नाम मिलते हैं, ठीक है। तो नाम के लिहाज से अगर आप देखोगे तो इसके 5 नाम मिलते हैं। तो नामकरण, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इस सभ्यता का थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताया। सबसे पहले सभ्यता की खोज किसने करी, कौन सा प्लेस खोजा गया, दूसरा प्लेस कब मिला, ये चीजें पता चली। और बाद में मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता का नामकरण क्या क्या हो सकता है। तो ये दोनों चीजें नोट कर ली हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा इसका जो टाइम टेबल है, इसका जो काल निर्धारण है, उसको लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। थोड़ा सा उस पर भी हम देख लेते हैं, काल निर्धारण किसने और कैसे किया है। तो काल निर्धारण अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो उससे पहले एक और बेसिक्स हमें जानना पड़ेगा, वो वर्ल्ड मैप में ही छुपा हुआ है। देखो जरा गौर से कुछ चीजें देखना, भूल गए ना। हाँ हाँ, नहीं कुछ सफाई नहीं है, जो जैसा होता है वैसे ही है। हमारे पास ये इधर जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम दिखाना चाह रहे हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आपका रेड सी है, ये आपका बीच में सिनाई पेनिनसुला है ना, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है ना। और ये इधर आपका ईरान है, ठीक है। ये आपका इराक था, इराक के ऊपर यहां पे टर्की था, ठीक है। ये आपकी कौन सी लेक थी बताओ, कैस्पियन, ठीक है, कैस्पियन थी। और ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। और ये इधर चाइना है, ठीक है, ये इधर चाइना है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उस पे आओ, फोकस उस पे करो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस जगह पर जो देश है, क्या नाम है इसका, वेरी गुड, इस देश का नाम है इजिप्ट। इसी को मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट नदी में यहां से ऐसे ऐसे करके एक नदी जाती है, क्या नाम है इसका, नाइल रिवर। क्या कहते हैं इसको,
नील हिंदी वाले कहते हैं, अंग्रेजी वाले नाइल रिवर बोलते हैं उसको। हाँ ऐसा ही भी हुआ, हिंदी वाले नील बोलते हैं, ऐसे इसका नाम एक्चुअल में नाइल ही है, ठीक है ना। तो ये नाइल रिवर है। ये नाइल रिवर कहां से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है? इजिप्ट से होके जा रही है। इजिप्ट की जीवन धारा भी बोली जाती है ना। इस नदी के इर्द गिर्द यहीं इजिप्ट में भी एक सभ्यता बसी हुई थी, इसे मिस्र की सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे? इसे मिस्र की सभ्यता बोला गया। इसके बाद हमें जो दूसरी इसी टाइम की सभ्यता मिलती है, वो मिलती है बेटा, नदियां यहां पर हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस। यूफ्रेट्स और टिग्रिस, इसका दूसरा नाम क्या था? और भी कुछ नाम था, दजला फरात। दजला और फरात इन्हीं नदियों के नाम थे। इसी दजला और फरात नदी का जो बीच का क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी कि यूफ्रेट्स टिग्रिस का दोआब क्षेत्र कह लो, या दजला फरात का दोआब क्षेत्र आप कह लो, ये जो रीजन आपको बीच में दिख रहा है, यहां पर भी एक सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। इस सिविलाइजेशन का नाम क्या था बताओ? क्या नाम था? मेसोपोटामिया। इस सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपने एक तरफ देखा मिस्र की सभ्यता है, एक तरफ आपने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और यहां पर आप क्या पा रहे हो? ये किसकी सभ्यता है? ये विकास की सभ्यता है। हाँ, सभ्यता का विकास हो गया। और सबसे लास्ट में चाइना में यहां से एक रिवर जाती है जिसका नाम है वांग हो। याद आया? पीली नदी, येलो रिवर। वांग हो का ही एक और नाम है येलो रिवर या पीली नदी। यांग टीसी क्यांग अलग है, वो ये नहीं है। यांग टीसी क्यांग जो है वो एशिया की जो सबसे लंबी बता रहा है, वो इधर ऐसे जाती है, वो इसके नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर है, वांगो थोड़ा सा ऊपर है। वांगो रिवर जो है, या ये कह लो कि नीचे यांग टीसी क्यांग जाती है, तो उसका जो बीच वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इस बीच वाले रीजन में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको हम लोग चीन की सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन कहते हैं। चीन की सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्लास समझ में आई? आपको एक बार में इस समय कितनी सभ्यताएं दिखाई दे रही हैं? खोलो। एक तो मिस्र की सभ्यता दिख गई होगी, दूसरी मेसोपोटामिया वाली दिख गई होगी, तीसरी इंडस वैली दिख गई होगी, और चीन की दिख गई होगी। इन सब में एक बात बड़ी कॉमन है। हां, हर सभ्यता नदी के किनारे ही बसी मिलेगी। आते मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। अब देखो भाई, ये अफ्रीका है आपका। एक मिनट अंकित, लेट मी कंप्लीट। ये अफ्रीका है आपका। अफ्रीका जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि मानव की उद्भव भूमि यही है। हम ये मान के चलते हैं कि इंसान का उद्भव यहीं से हुआ है, और लगभग जिस प्लेस से हुआ वो कहीं इधर, मैंने बताया था उस समय, इधर से हुआ। कहते हैं इंसान विचरण करते 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 सबसे पहले पहुंचा मिस्र। मिस्र में जाकर इसने सबसे पहले एक शुरुआती सभ्यता बसाई। जैसे ये थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, इसने सबसे पहली और शुरुआती जो सभ्यता बसाई वो मिस्र में जाकर के बसाई। मिस्र के बाद ये लोग थोड़े और डेवलप हुए। इन्होंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, और ये इस तरीके से स्थलखंड से होते हुए कहां पहुंचे? इराक। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता बस गई।
इराक में जब मेसोपोटामिया की सभ्यता बन गई तो कहते हैं कि यही लोग फिर और आगे बढ़े और इन्हीं ने जाके सिंधु घाटी की सभ्यता बनाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये चारों पैरेलली विकसित हुई हैं। हाँ, कंट्राडिक्शन होता है अलग अलग लोगों में। कुछ लोग कहते हैं ये चारों पैरेलली विकसित हुई हैं, एक साथ विकसित हुई हैं, ये अलग हुई, ये अलग हुई, ये अलग हुई और ये अलग हुई। हाँ, चीन का तो बोल सकते हैं कि ये अलग से हुई होगी, क्योंकि यहां के लोगों की आंखें छोटी रही होगी ना। यहां के लोगों की आंखें छोटी कहां होती? हाँ, इंसान तो सबसे पहले यहीं से वहां गया होगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक जो कॉमन चीज आप सब नोटिस कर रहे होगे वो ये है कि इंसान इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है वर्ल्ड में। हाँ, धीरे धीरे उधर जा रहा है, बाद में जाके प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। कहने का तो मतलब यही निकल रहा है, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वो थोड़ा एडवांस भी हो रहा है, मॉडर्न भी हो रहा है। कहते हैं इन सारी सभ्यताओं में जितनी अच्छी सभ्यता हमारी थी इंडस वाली, उतनी विकसित ये मेसोपोटामिया या इजिप्ट नहीं थी। चीन उससे भी ज्यादा विकसित थी, ये सही बात है। तो जैसे जैसे ये लोग आगे जा रहे थे कुछ अच्छी चीजें हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यहां पर एक दो चीजें और कॉमन बताता हूं। ये सब एक ही टाइम पे विकसित हुई हैं और ऐसे सबूत भी मिले हैं हमारे इंडस वैली से ही कि लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, व्यापार। और ये भी सबूत मिले हैं कि ये हमारे लोग इजिप्ट के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, इवन चाइना के साथ भी। व्यापार कैसे कर रहे हैं? जैसे आजकल हो रहा है, बस पैसे की जगह वहां वस्तु विनिमय प्रणाली है, बाकी व्यापार वैसे ही हो रहा है। समुद्र में नाव उतर रही है और नाव से ही जा रहे हैं, है ना। ये तट के किनारे किनारे, तट के सहारे सहारे समुद्र के रास्ते लोग पहुंच जाते थे। समुद्र के इशारे ये जो हमारा नहीं, ये है रेड सी, पर्शियन गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ से होते हुए, ऐसे पर्शियन गल्फ से होते हुए तब वो लोग इराक पहुंच रहे होंगे। इराक की मेसोपोटामिया में क्या रास्ता ही तो ढूंढा होगा उनने, खोज करी होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत मॉडर्न चीजें उस समय थी लोगों के पास। सीटाडेल होता है सिटी की बनावट में घर को चारों ओर से घेर लेना, जिसको हम लोग कहते हैं ना चार दीवारी बना देना। तो दुर्ग होते थे उस समय, दुर्ग के लिए सीटाडेल शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, जैसे आजकल किलेबंदी होती है ना, ऐसे सिटी को चारों ओर से घेर के किला बना दिया, ऊंची सी दीवार बना दी। उस समय क्या हो रहा था, जो सिटीज थी वो ऐसे डिवाइडेड थी दो पार्ट में। एक हिस्सा ऊंचाई पर होता था और एक हिस्सा नीचाई पर होता था। एक ऊंचा दुर्ग होता था और एक नीचा दुर्ग होता था। ज्यादातर शहरों में ऐसा मिला, हर एक में नहीं मिला। जहां पर भी ऊंचा दुर्ग होता था वहां पर जितने भी बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो सब यहीं रहते थे, है ना, राजा महाराजा टाइप के। नहीं, सामंती लोग बता रहा हूं, व्यापारी लोग बता रहा हूं, जो वो नहीं था, बट सामंत मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब है पैसे वाले बड़े घर के लोग। और जो निचले हिस्से में जो घर होते थे, यहां आम प्रजा रहती थी, आम पब्लिक रहा करती थी। और ये किले अलग से चार दीवारी से घिरे होते थे और ये किले अलग से चार दीवारी से घिरे होते थे। इसी को सिटाडेल बोलते थे। अगर कोई पेड़ होता, लेट्स से कोई पेड़ होता, ये क्या करता, पूरा का पूरा CO2 अंदर जाता और बाहर क्या निकलता, मात्र O2। यानी कि कार्बन कहीं ना कहीं अंदर क्या हो गया होगा बेटा, डिपॉजिट हो गया होगा पेड़ के अंदर। नहीं, यही तो हुआ होगा, क्योंकि CO2 गया, निकला SO2, तो कार्बन कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हो गया होगा। तो पेड़ों का जो असली काम होता है वो होता है कार्बन डिपोजिशन का, कार्बन डिपोजिशन। और इनका एक रेट होता है, रेट ऑफ डिपोजिशन होता है हर पेड़ का, कि वो एक साल में कितना कार्बन स्टोर कर लेगा। आप अक्सर COP की बैठक के बारे में सुनते होंगे, तो कहते होंगे कार्बन इमिशन इतने ट्रिलियन टन या फिर करोड़ टन हो गया है।
वो सब हम लोग एक कैलकुलेशन के आधार पे निकालते हैं कि वर्ल्ड में कितने पेड़ हैं और उनकी कितनी क्षमता है, कार्बन डिपोजिशन की कितना डिपोजिशन होगा, कितना हम लोग इमिशन करते हैं, इमिशन में से डिपोजिशन घटा के जो बचता है वो हम कहते हैं कि बाहर एनवायरमेंट में रह जाएगा। उससे हम कहते हैं कि कार्बन का इमिशन कितना अर्थ पे हो रखा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो, इसमें पेड़ हमारे कार्बन डिपोजिशन करते हैं। ये डिपोजिशन हमको पता कैसे चलता है, आप किसी पेड़ को काटिएगा तो उसमें इस तरीके के छल्ले बने हुए दिखाई देंगे, ऐसे करके छल्ले। छल्ले में एक डार्क होगा, एक सफेद काला, सफेद काला, ऐसे करके छल्ले दिखाई देंगे। और वो दोनों ना अलग अलग एज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। सफेद की एज अलग होती है, काले के बनने की एज अलग होती है। मान लो सफेद की 5 साल होती है, काला बनता है 10 साल में, तो एक सफेद एक काला मिला के 15 साल की एज हो गई। ऐसे करके जब सारे मिलाओगे तो आप पूरे पेड़ की एज बता सकते हो, है ना। ऐसे ही करके कार्बन का आइसोटोप जो होता है उसके जरिए हम अन्य जीवाश्मों की एज भी निकाल सकते हैं। हमारे आपके शरीर में भी कार्बन है। कार्बन इस पृथ्वी में लगभग हर जीवित इंसान, हर जीवित पशु के अंदर होता ही है। जिसमें जीवन है उसमें कार्बन हो गई। विदाउट कार्बन देयर इज नो लाइफ। कार्बन के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। भैया हम लोग क्यों मार्स आर्स पे घूम रहे हैं, कार्बन खोज लिए ना, इसलिए। तो फाइनली कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए भी हमने एज निकालने की कोशिश करी। जो हमें जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों के आधार पर हम लोगों ने कोशिश करी है कि आखिरकार देखें कि कितने साल पुरानी है। तो इसको लेकर के अलग अलग एज देखने को मिलती हैं। हड़प्पा को इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया। इस मेथड के आधार पे 3 पार्ट में बांट दिया। एक बोलते हैं कि अर्ली हड़प्पन टाइम क्या रहा होगा, है ना। तो वो एक अर्ली हड़प्पन की बात करते हैं, एक अर्ली हड़प्पा पीरियड की बात करते हैं। और जो अर्ली हड़प्पा पीरियड है वो 3500 से 2600 के बीच में बताते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि ये विकसित 3500 से 2600 के बीच में कभी हुई है। अब कब हुई है गारंटी नहीं ले सकते। अर्ली हड़प्पा एज यही है, मतलब ये 3500 से 2600 के बीच में कभी बनी होगी। अब कब बनी है ये गारंटी से नहीं कह सकते। ये बात आ रही समझ में। दूसरा जो हिस्सा है वो है मैच्योर हड़प्पन पीरियड, कि ये मैच्योर कब हुई। मैच्योर की स्पेलिंग सही है? ये मैच्योर कब हुई? मैच्योर मतलब बढ़िया तरीके से लोग कामकाज कर रहे हैं, सब सही चल रहा है जैसे आजकल चलता है। मैच्योर किस स्टेज पे मानोगे? तो मैच्योर ये मानते हैं कि 2600 से 1900 के बीच में हुई। मतलब ये वो पीरियड है जिस समय सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इससे एक अंदाजा लगा सकते हो 700 सालों तक करीब करीब हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ बढ़िया तरीके से चला, लोग बढ़िया तरीके से सिटी में रहे। 700 साल बड़ा पीरियड होता है, 700 साल। अच्छा, आप पोस्ट हड़प्पा या फिर एंड पीरियड इसका क्या है, आखिरी हिस्सा, वो 1900 से कुछ लोग 1300 बीसी तक मानते हैं। तो एक्चुअली में आप देखो कार्बन डेटिंग मेथड के हिसाब से ये 3500 बीसी से 1300 बीसी नहीं हो गया। 3500 से 1300 बीसी। मैं वही कह रहा हूं, सबके इसमें अलग अलग उत्तर होंगे, लेकिन अलग उत्तर किसके हिसाब से आप दे रहे हो मैं यही समझा रहा हूं आपको। मैंने टॉपिक ही लिया है टाइम पीरियड का, हम टॉपिक ही टाइम पीरियड पढ़ा रहे हैं। और वो टाइम पीरियड में पहले शुरुआत में इस तरीके से चला, अब मार्टिनर व्हीलर कैसे बता रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी आपको डिटेल्ड में बताया। कार्बन डेटिंग क्या कह रही है उनका भी बता रहे। एक और तीसरे शख्स हैं जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। इनका डीपी अग्रवाल के बारे में इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है वो सामान्यतः ये लुसेंट बॉल लिखती है, डीपी अग्रवाल। इन्होंने देखो शायद लिखा भी हो 1750 से 2350 लिखा है, 1750 से 2350 यही लिखा है, कोई और लिखा है? 2500 से 1750 लिखा है।
हाँ, तो अब इन्होंने तो कहीं ना कहीं मार्टिनर व्हीलर और डीपी अग्रवाल दोनों को मिला के बना दिया अपना टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में दो मेथड समझ में आ गए। मार्टिनर व्हीलर किस हिसाब से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे हमने देखा मेसोपोटामिया में ट्रेड बड़ा अच्छा हो रहा है, और वो ट्रेड हो रहा था 2350 में बड़ा अच्छा, और उस हिसाब से अंदाजा लगाया कि हड़प्पा से, चूंकि 2350 में जब ट्रेड हो रहा है तो हड़प्पा पहले ही विकसित हो गई होगी, तो करीब 100-150 साल पहले अंदाजा उन्होंने लगाया कि लगभग 2500 में विकसित हो गई होगी। 2500 से 1500 बीसी में इनके हिसाब से आ रहा है। तीसरे शख्स हैं हमारे डीपी अग्रवाल साहब। डीपी अग्रवाल साहब का मेथड अलग है। और वैदिक सभ्यता तो 1500 में चरम पे है, मतलब वो पहले ही से विकसित होने लगी होगी, तो वो कह रहे 1750। ये सही टाइम पीरियड इनको डीपी अग्रवाल साहब को लगा, और इन्होंने कहा कि पतन से पहले तक की बात लिखेंगे और शुरुआत के बाद मैच्योरिटी से बात करेंगे। तो ये बिल्कुल डेवलपिंग फेज ना लिख के मैच्योर टू पतन ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब टोटल एज किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे तुमने घर को बनवाना शुरू किया तो बनवाने का पीरियड ये नहीं जोड़ रहे हैं, जब बन के जिस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ ना, ये उस तारीख से उसको दिन को जोड़ रहे हैं। आई बात समझ में? और एंड भी क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे घर की मियाद 100 साल की है, तो अब वो जब घर बिल्कुल आखिरी में खसने वाला होता है, उससे पहले क्या करोगे? तुम लोग घर छोड़ दोगे, खाली कर दोगे। तो जिस तारीख को घर खाली कर रहे हो वो ये तारीख जोड़ रहे हैं, ना कि वो धीरे धीरे खस करके खंडर बन जा रहा है और खंडर बन के बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, उस डेट को काउंट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये टाइम पीरियड इस तरीके से सजेस्ट किया है 2350 से 1750। एक और व्यक्ति हैं जो टाइम पीरियड देते हैं, सर जॉन मार्शल। ये एएसआई की स्थापना इन्होंने करी थी, तो सर जॉन मार्शल और करते हैं। जॉन मार्शल जो टाइम पीरियड बताते हैं इनके हिसाब से 3250 से 2750। अब इन्होंने किस आधार पर दिया यही जाने, लेकिन इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया वो 3250 से 2750 बीसी दिया है, ठीक है। मतलब बहुत छोटा सा पीरियड दिया है इन्होंने कहते हैं कि ये मोहनजोदड़ो में ज्यादा केंद्रित थे और उसी को इन्होंने ज्यादा करीब से देखा, तो मोहनजोदड़ो में जहां तक का इनको टाइम देखा इन्होंने उसी को हड़प्पा मान लिया है, तो इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं पाए, ठीक। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इसको लेकर के, ठीक है। अच्छा, एक और यहां पर कंसेप्ट था जो बता देना चाहिए, वो ये, मैंने अभी कार्बन डेटिंग मेथड की बात करी थी। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है, ये कितनी ओल्ड हमारी जो हमारा मटेरियल है या जो हमारा जीवाश्म है, वो लगभग कितना ओल्ड होना चाहिए जिससे हम पता कर लें कार्बन डेटिंग मेथड से। इसकी एक म्याद होगी ना, एक लिमिट होगी, एक सीमा हो। वो सीमा पता है? नहीं पता है? कितना? नहीं। 50,000 साल पुराना अगर कुछ है तो कार्बन डेटिंग मेथड से पता चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा पुराना है तो पता नहीं चलेगा। क्या व्हाइट ब्लैक? अच्छा, पेड़ के अंदर, तो वो तो कार्बन मेथड से ही पता चलता है, ठीक। तो कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए 50,000 साल पुरानी अगर कोई चीज है उसका आप पता कर लोगे। अगर इससे भी पुरानी कोई चीज है तब कैसे खोजोगे? क्यों? इससे भी पुरानी कोई चीज है, पता करना हो तो कैसे खोजोगे? उसका कोई मेथड है? यूरेनियम डेटिंग मेथड। इसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, है ना। अब हम इसमें समझते हैं इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, कौन लोग थे जिन लोगों ने इस सभ्यता को बनाया होगा, ठीक है। उनको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मत अलग अलग हैं, ठीक है। निर्माता कौन है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं।
निर्माता को लेकर के भी एक लंबी बहस है। निर्माण किसने किया था इस सभ्यता का, इसको लेकर के भी एक लंबी बहस है। हमारे भारत में आज अगर आप मध्य का क्षेत्र देखोगे, जो खास करके मालवा का क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश या झारखंड का क्षेत्र है, सॉरी छत्तीसगढ़ वाला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, यहां पर आप देखोगे ट्राइबल लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। एससी और एसटी की पॉपुलेशन खूब अच्छी खासी मिलेगी। इवन महाराष्ट्र का भी जो पड़ोसी इलाका है मध्य प्रदेश का, उधर भी ट्राइबल लोग बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ये ट्राइबल लोग एक्चुअली में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है ना। ये जो ट्राइबल लोग हैं वो एक्चुअली में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड अपने आप में ह्यूमन की एक प्रजाति है, इंसानों की, जो बहुत लंबे कद काठी वाले हट्टे कट्टे होते हैं, उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सभ्यता को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लोगों ने बसाया था। क्या? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, उसकी भी बहस है कि उसको किसने बसाया, वहां पर आके चर्चा भी करेंगे हम बता रहे ना अभी, इसमें और भी बहुत सारे पेज हैं, थोड़ा सुन लो। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हम लोग कहते हैं आज की डेट में मध्य भारत की जनजातियां हैं, और ये वही लोग हैं जो आजकल मध्य में आ गए, ये किसी जमाने में हड़प्पा में हुआ करते थे, और हड़प्पा सभ्यता का विकास इन्हीं लोगों ने किया, ऐसा कुछ लोगों का मत है। कुछ लोगों का मत है कि ये लोग जो है ये मेडिटेरियन लोग हैं। अब मेडिटेरियन से अंदाजा लगा ही ले रहे होंगे, मेडिटेरियन ओशियन है कि नहीं है? नहीं है, गलत बोला मैंने, मेडिटेरियन सी है, ओशियन नहीं है। हाँ, छोटा समुद्र है ना, बड़ा थोड़ा ही। मेडिटेरियन सी, आपको मैंने अभी जो 4 सभ्यताएं बताई थोड़ी देर पहले मैप में, 4 में से कौन सी सभ्यता मेडिटेरियन के सबसे नजदीक है? इजिप्ट है। तो लोग कहते हैं कि ये जो सभ्यता बसाई है इजिप्ट के लोगों ने बसाई है, और इजिप्ट में जो लोग पहुंचे वो मेसोपोटामिया से पहुंचे। तो यहां पर बताया ये जाता है कि मेसोपोटामिया से लोग मिस्र पहुंचे, और मिस्र में थोड़ा सा और विकसित होकर के ये लोग आए हमारे हड़प्पा वाले रीजन में। हाँ, वो थ्योरी तो हम लोग बता रहे हैं ना कि वो, मैं क्या कह रहा हूं, यहां थ्योरीज तो 1000 चल रही है ना, एक थ्योरी भी कहां चल रही है? वो एक कॉमन थ्योरी है जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। अरे अभी बहुत जगह आएंगी जहां पर तुमको लगेगा अरे ये थ्योरी कैंसिल हो रही है। अब लोग तो हैं, अपने अपने हिसाब से बातें रखते हैं। तो मेडिटेरियन के बारे में भी माना जाता है, और मेडिटेरियन इसलिए मानते हैं क्योंकि आज की डेट में हमारा जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत हद तक मेडिटेरियन टाइप ही हैं। उनकी जो प्रजाति है वो मेडिटेरियन से मिलती जुलती प्रजाति है, और इसलिए भी कहा जाता है कि ये इसका निर्माता ये लोग थे। कुछ सिमिलरिटीज बताई हैं, जैसे सुनीति कुमार चटर्जी, ये एक भाषाविद थी, भाषा की जानकार थी। ये कहती हैं कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहां एक भाषा बोली जाती है जिसको ब्राहुई भाषा कहते हैं। ब्राहुई अभी भी है शायद। तो वो जो भाषा है वो तमिल से बहुत मिलती जुलती है, तमिल तेलुगु से बहुत मिलती जुलती है, ऐसा उन्होंने पाया। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो साउथ इंडिया में जो लोग आए हैं ये पहले बलूचिस्तान में, अभी बलूचिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, और ये जो बलूचिस्तान वाले आए ये कहीं ना कहीं वहां से आए हुए लगते हैं, मेडिटेरियन से। इस आधार पर उन्होंने एक अनुमान लगाया। देखो इतिहास में अनुमान चलता है ना, आदमी एक अनुमान ही लगा सकता है। उस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये लोग जो हैं ये कहां से आए होंगे, मिस्र से आए होंगे, और वर्तमान में दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में मिलते हैं। ठीक,
कुछ लोग कहते हैं कि लोग मंगोलॉइड थे। अब मंगोलॉइड तो सब जानते हो, मंगोलॉइड किसे कहते हैं? छोटी आंखों वाले। छोटी आंखों वाले लोग, ये सब मंगोलॉइड होते हैं। जैसे चीनी हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, पहाड़ी लोग हैं, ये इंसानों की प्रजाति क्या कहलाती है? मंगोलॉइड कहलाती है। मंगोलिया तो मंगोल है ही। ये लोग उप हिमालय क्षेत्र, मतलब हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है, हिमालय के पास वाला जो इलाका है, वहां पर ये लोग मिलते हैं। मंगोलॉइड लोग देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो इनका भी एक मत है। कुछ लोग कहते हैं अल्पाइन लोग हैं, है ना। मत है, मतों की बात है। अल्पाइन को खाली छोड़ दो, इसमें ज्यादा मत जाओ, ये उतना ज्यादा नहीं है। इन तीन पर लोग जरूर थोड़ा बहुत। अब एक अगला क्वेश्चन है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने निर्माण किया होगा, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये जो सभ्यता है इसका उद्भव कैसे हुआ होगा? उद्भव यानी कि इनिशिएट कैसे हुआ होगा? हाँ, शुरुआत कैसे हुई होगी, उसको लेकर के भी मत हैं। ये तो इंसानों की प्रजातियों को लेकर के है, ठीक है, इंसान कि किस प्रजाति ने किया होगा उसको लेकर के है। लेकिन जब हम उद्भव की बात करते हैं तो इस सभ्यता के उद्भव को लेकर के दो बातें आती हैं। एक तो हमारे घर के, मतलब भारत के लोगों ने उद्भव दिया है, और एक विदेशी जो लोग हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने अपना मत दिया है। तो इसको लेकर के विदेशी मत अलग है और भारतीय मत अलग है ना। विदेशियों का अपना जो मत है वो अलग है और भारतीयों का अपना जो मत है वो अलग है। ठीक, विदेशी लोग कहते हैं कि इस सभ्यता को बसाने वाले मेसोपोटामिया के लोग थे जिन्होंने सभ्यता को बसाया है। उनका एक ही मानना है कि हमारी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको बसाने वाले कोई और लोग नहीं है। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, वहां पर सुमेरियन जो लोग थे, उसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सुमेरियाई लोगों द्वारा भारत में, या जो भारत पाकिस्तान में जो मिलने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको बसाया किसने? तो सुमेरियन लोगों ने बसाया है। सुमेरियन कौन लोग हैं? मेसोपोटामिया, इराक वाले लोग। यानी कि इराक की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। उसके भी चार नाम हो गए, या तो इराक की सभ्यता कह दो, या दजला फरात की सभ्यता कह लो, यूफ्रेट्स टिग्रिस की कह दो, या मेसोपोटामिया कह दो, या सुमेरियन सभ्यता कह दो। कोई भी नाम अपने हिसाब से आप ले सकते हो। हाँ, पेपर में आ रहा तो पेपर के हिसाब से लो, नहीं तो अपने हिसाब से ले लो। नाम में क्या, हम तो कोई सा भी नाम समझ लेंगे। तुम बस बोल दो सुमेरियन है तो हम समझ गए। ठीक है, वो सुमेरियाई लोग थे, उनको सुमेरियन बोला जाता था। तो कहते हैं इन्हीं सुमेरियन लोगों ने भारत में सभ्यता को बसाया है। भारतीय लोग कह रहे हैं सुमेरिया उमेरिया का कोई नहीं आया था, जो थे वो अपने आस पड़ोस के ही लोग थे। ईरानी लोगों पर ज्यादा इनका फोकस था, बलूचिस्तानियों पर ज्यादा फोकस था। इन्होंने कहा ईरान और बलूचिस्तान वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस सभ्यता को बसाया है। ईरान और बलूचिस्तान। एक रिसर्च मैंने कहा था इसको लेकर के है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। ये लिख गया हो तो मैं उस रिसर्च पे आता हूं। एक रिसर्चर है हिस्ट्री की, अमलानंद घोष नाम है। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना तो आप सुन लो। अमलानंद घोष जो है, इन्होंने राजस्थान के इलाके में काफी समय तक रिसर्च करी हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। इनके मन में काफी समय तक विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्राइबल की जो कल्चर है
वो कल्चर हड़प्पा लोगों से मैच हो जाए। इन्होंने बीकानेर के पास में, बीकानेर सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना, इन्होंने क्या किया, बीकानेर के पास से कुछ चीजें इनको मिली। वहां से बीकानेर में एक सोथी संस्कृति, सोथी कल्चर के लोग रहते हैं। बीकानेर में आप पाएंगे सोथी कल्चर, सोथी कल्चर के एक ट्राइबल इलाका मिलता है, ठीक है। जो इस समय पोएट्री मिली है, जो इस समय घड़े वगैरह मिले हैं, जो भी हमें, उससे एक चीज हमें पता चली है कि इसके ऊपर पीपल के पत्ते की छाप ये लोग बनाते थे घड़े के ऊपर, हड़प्पा वाले भी और सोथी कल्चर वाले भी, जो मैच किया है। ऐसे ही रस्सी के छाप जो बनाई जाती है रस्सी की, वो भी दोनों पे देखने को मिली। तो इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है सोथी कल्चर के लोग ये शायद वही हों जो हड़प्पा वाले हों। तो बाद में डीपी अग्रवाल साहब ने भी इस पर रिसर्च करी। डीपी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सोथी कल्चर और हड़प्पा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये उसी का एक विकसित स्वरूप है। सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं है, बल्कि सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप है, ये बोल रहे हैं। सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप बता रहे हैं डीपी अग्रवाल साहब। हाँ, सोथी संस्कृति के बारे में, सोथी कल्चर के बारे में हमको मिलता है, बीकानेर से जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे ही सुरकोटदा में क्या हुआ है, सुरकोटदा में क्या हुआ है, सुरकोटदा भी एक साइट है, आप सब जानते हो, हड़प्पा की एक साइट है। हाँ, सुरकोटदा से क्या हुआ है कि एक ही जगह से हड़प्पा और सोथी कल्चर दोनों के साक्ष्य मिले हैं, एक ही प्लेस से। और ना सिर्फ यहां पे, कालीबंगा में भी यही हुआ है। कालीबंगा भी एक हड़प्पा का प्लेस है, लेकिन यहां हड़प्पा ही मिलना चाहिए, लेकिन सोथी कल्चर के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए डीपी अग्रवाल ने कहा कि दोनों एक साथ ही डेवलप हुई हैं और कोई अलग नहीं है, एक ही साथ विकसित हुई सभ्यताएं हैं। बाद में इसको लेकर के एक कंक्लूजन निकाला गया। कंक्लूजन यह था कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। तो यह मेंस का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार मेरे ख्याल से आया भी है। सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। स्पष्ट कीजिए। तो ये मेंस का एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सोथी संस्कृति से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है, स्पष्ट कीजिए। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे बीकानेर में, है ना, अमलानंद घोष द्वारा कुछ चीजें खोजी गई, उसके बाद में सुरकोटदा से कुछ चीजें मिली जो मैच खा रही हैं, कालीबंगा से कुछ चीजें मिली जो मैच खा रही हैं, पॉटरी में आप देख रहे हैं कि वो भी पीपल की छाप लगाते थे, ये लोग भी लगा रहे हैं, वो भी रस्सी के निशान लगाते थे, ये भी लगा रहे हैं, एक ही जैसे मटके बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब एक चीज को इंगित करती हैं कि एक संस्कृति है जिससे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ होगा। गारंटेड कुछ नहीं होता इतिहास में, अनुमान होता है। तो अनुमान लगाया है अमलानंद घोष ने कुछ ऐसा। तो सोथी संस्कृति एक वर्ड है जो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हो गया, विस्तार पे आ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां पर कितना विस्तार मिलता है उसके बारे में बताते हैं। शुरुआत में जब इसकी खोजबीन शुरू हुई सभ्यता के बारे में 1920, 21, 22 में आपने देखा डेवलपमेंट हुआ। आजादी से पहले डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान में भारत से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी थी और उस समय तक 40 बस्तियों का सिर्फ पता चला था। मैं हड़प्पा की जो पूरी संस्कृति है उसकी सिर्फ 40 बस्तियों का पता चला था 1947 तक। आज की डेट में देखोगे तो 1400 से ज्यादा बस्तियां हमें पता चल चुकी हैं हड़प्पा की, और आज भी कंटिन्यू है। 1400 से ज्यादा संख्या आप देख रहे हो। कहां 40 थी 1947 में, आजकल कितनी है? ये 1400 है। और 1400 में से 925 बस्तियां इंडिया में और 475 पाकिस्तान में।
मतलब आप एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर विकास भारत में था। तो इसका विस्तार देखते हैं। सबसे पहले पूरब में, पश्चिम, सबसे पूरब, इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थान है वो जगह कौन सी है? आलमगीरपुर कहां है? यूपी में है। सबसे पूर्वी जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर। किस नदी पर है? हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंडन नदी है क्या? हिंडन नदी के पास है क्या? हिंडन, हिंडन ही है। आलमगीरपुर है यूपी में, हिंडन नदी के पास। ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी इलाका है। ठीक, मतलब यूपी तक थी, मेरठ तक कह सकते हो। सबसे उत्तरी इलाका जो है ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है जगह का नाम? मांडा। वहां कोई नदी भी है में मिलेगा। प्लेस का नाम है मांडा, और मांडा मिलेगा बेटा जम्मू एंड कश्मीर में। और इस प्लेस पर जो नदी आपको मिलेगी उसका नाम होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी। दास्क नदी। ऐसे ही सबसे दक्षिण वाला जो प्लेस है वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद है, कहां पर था? महाराष्ट्र में था। किस नदी पर? यहां से यहां तक कितनी दूरी है? यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 1600 और 1400। वेरी गुड। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1600 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1300 किलोमीटर है। हाँ, कितने किलोमीटर का है? तो वो है 1300 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो समुद्र तट है। हाँ, भाई उस समय बंदरगाह थे, लोग व्यापार करते थे, ट्रेड हो रहा था, सब कुछ था। एरिया टोटल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इस पूरी सभ्यता का? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, अगर मैं ओवरव्यू दूं कि ये सभ्यता लगभग कितनी बड़ी थी, कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, तो आप एक कॉमन चीज निकालोगे कि जो हमारी मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की जो मिस्र की सभ्यता थी, इसकी 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। सॉरी, 20 गुना बड़ी। इसकी 20 गुना बड़ी सभ्यता थी, तब हड़प्पा बनती। सोचो कितनी विशाल है। 20 गुना बड़ी है मिस्र की सभ्यता से, इसका आकार 20 गुना बड़ा है। और छोड़ो, मिस्र और मेसोपोटामिया अगर हम दोनों मिला दें तो इसकी 12 गुना बड़ी है हड़प्पा। अंदाजा लग रहा कितनी बड़ी सभ्यता है। । 1400 बस्तियां हैं। 1400 में 975 भारत में, बची कितनी? 425। ये पाकिस्तान में। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारी पूरी की पूरी सभ्यता है, इस पूरी की पूरी सभ्यता कितने देशों में आज की डेट में हमको मिलती है? कुल कितने देश हैं जिनमें इस सभ्यता का विस्तार दिखाई देता है? तो अभी हम वही विस्तार वाले टॉपिक पर ही हैं।
है ना, टॉपिक नहीं बदला, विस्तार वाले टॉपिक पे है। तो हम ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका विस्तार 3 देशों में है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अफगानिस्तान के प्रमुख क्षेत्र लिखूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है सुरतगुई, हाँ वो लगभग सबको पता होता है। इसके अलावा एक मुंडी गाक और है, सुरतगुई, मुंडी गाक और सुरतगुई, ये 2 इंपॉर्टेंट इलाके हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसका विस्तार बहुत माइनर है, ज्यादातर विस्तार मिलेगा पाकिस्तान भारत में ही, इसीलिए आप देखोगे अफगानिस्तान में मात्र 2 प्लेसेस हैं जो आपको आने चाहिए। दूसरा हिस्सा देखते हैं पाकिस्तान का, मुंडी गाक, गाक पाकिस्तान में इसका विस्तार आपको मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में मिलेगा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ठीक है, वहां पर 3 बड़े इलाके मिलेंगे, बलूचिस्तान, सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र। ये हो गए पाकिस्तान के इलाके। ठीक है, पाकिस्तान में इसका जो विस्तार मिल रहा है इन 3 बड़े मेजर क्षेत्रों में, जिनकी ये साइटें मिली हैं, ये साइटों के नाम हैं, ये मेजर वहां के इलाके हैं। ठीक, ऐसे ही आते हैं थोड़ा इंडिया पे भी, अफगानिस्तान की बात होगी, थोड़ा भारत की बात और कर लेते हैं। भारत में भी इसका विस्तार मिलता है। दिखाई दे रहा है सबको? इतनी साइटें हैं, इंपॉर्टेंट साइटें यही हैं जो हमको मिलेंगी अराउंड द ग्लोब। ठीक है, तो आज हमने इसका पूरा विस्तार देख लिया, कहां कहां मिल रहा है, सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब कल हमें यहां के लोगों का रहन सहन और देखना है। देखो